नाज़रीन, हिस्टोरिक डेवलपमेंट हुई है, गेम चेंजिंग डेवलपमेंट हुई है और इजराइल के ऊपर वो बॉम्ब शल की तरह गिरी है। इजराइल के मंसूबे कुछ और थे लेकिन नतीजा कुछ और निकला है। नाज़रीन, ईरान और जो अमेरिका की टॉक्स हुई हैं उस हवाले से ऑफिशियल सोर्सेज से खबरें सामने आ गई हैं। ईरान की तरफ से सामने आ गया है कि क्या बात हुई है, क्या नतीजा निकला है, क्या हम जंग की तरफ जा रहे हैं या फिर मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। दोनों चीजें टर्निंग पॉइंट होंगी। ईरान अगर जंग होती है तो वो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगी और अगर ये जंग नहीं होती है तो ईरान की ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इन टॉक्स को पॉजिटिव करार दे दिया है। ईरान ने इन टॉक्स को नतीजा खेज करार दे दिया है। ईरान ने इन टॉक्स को जो है वो एग्रीमेंट तक पहुंचने के हवाले से जो है वो मुस्बत पेशरफ जो है वो करार दे दिया है और नेतन्याहू की नींदें इस वक्त हराम हो चुकी हैं। तैयारी की जा रही थी, अगले 48-72 घंटों के अंदर हमला होने जा रहा है। सुप्रीम लीडर ने जो फोर्सेस हैं उनको हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया था। पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा था और बस नेतन्याहू ये देख रहा था कि आज हमला हुआ, कल हुआ, शाम को हुआ, रात को हुआ, बस यहां तक नौबत पहुंच चुकी थी। और फिर अचानक से क्या हुआ? अचानक से ये हुआ कि अमेरिका ने ईरान के साथ एग्रीमेंट तक पहुंचने का फैसला कर लिया और उनको कन्वे कर दिया है। ये बड़ी हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। इसके साथ क्या हुआ है? इसके साथ ये हुआ है कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दिया और आप कह लें कि एक बड़ा अपना हथियार आप देख रहे हैं। रेजिस्टेंस की क्या स्ट्रेटजी है कि वो अपने कैसे प्रिजर्व करके उन्होंने रखा हुआ कि फलां टाइम पे फलां रॉकेट फायर करना है। इन लॉन्ग वॉर वो क्या क्या उनके पास वेपन्स हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे इजराइल के प्रोपेगेंडा वॉर का भी वो भरपूर अंदाज के अंदर सामना कर रहे हैं और टनल्स के अंदर बैठकर सामना कर रहे हैं। नज़ीर, एक बड़ा इंपैक्टफुल हथियार लॉन्च किया गया है रेजिस्टेंस की जानिब से। अमेरिकी कैदी उसकी पहली बार वीडियो जारी कर दी गई है और किसके नाम वीडियो जारी की गई है? वो किससे मुखातिब हुआ है? नेतन्याहू से मुखातिब नहीं हुआ, ट्रंप से मुखातिब हुआ है। ये पहली वीडियो है अमेरिकी कैदी की। उससे पहले इजरायली कैदियों की वीडियोस आती रही हैं। तो अमेरिकी कैदी की वीडियो मुखातिब किससे हो रहा है? ट्रंप से। और उसको कह रहा है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था मुझे छुड़वाने का और हमास तो मुझे रिहा करने पर एग्री भी हो गई थी, फिर तुम्हें किस चीज ने रोका मेरी रिहाई से? फिर तुम मुझसे क्यों मुकर गए? और इसके साथ देखिए हजारों इजरायली जो फौजी हैं नेवी में, चाहे इंटेलिजेंस के अंदर, चाहे पायलट, हजारों की तादाद में वो रिवोल्ट हो रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। अंदरूनी तौर पर इस वक्त इजराइल सबसे उस जगह पर पहुंच चुका है कि उनकी सोसाइटी सबसे ज्यादा रिवोल्ट पोजीशन में, सबसे ज्यादा डिवाइडेड पोजीशन में और जो है ना उसके मिनिस्टर्स के ऊपर बाकायदा हमले इजराइल के अंदर जब शुरू हो चुके हैं। तो ये अंदरूनी बहुत बड़ा प्रेशर है। और अगली बात भी सुन लीजिए। अगली बात यह है, ट्रंप खुद जबरदस्त हुआ है। बहुत बड़ी शिकस्त का सामना जो है वो उठाना पड़ा है, बहुत ज्यादा हजीमत जो है वो उठाना पड़ी है। ट्रंप ने चाइना की जो टेक इंपोर्ट्स हैं उनमें टैरिफ हटा दिया है। चाइना से टैरिफ हटा दिया है ट्रंप ने। मतलब इतना बड़ा ये नाकामी हुई है, इतनी बड़ी ये शिकस्त हुई है जिसका कोई सबर भी नहीं कर सकता। और पहले दुनिया के टैरिफ गए, कहा जी दुनिया के ऊपर टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं जी दुनिया ने हमें लूटा है। 48 घंटों के अंदर अंदर वो टैरिफ भी तहलील हो गए। चाइना को हेड ऑन कर लिया, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए और कहा कि चाइना से हम निमट लेंगे, चाइना ये है, चाइना वो है। और ट्रंप साहब जो है वो चाइना की कॉल का इंतजार करते रहे। चाइना ने कॉल नहीं की, टैरिफ बढ़ा दिए। और अभी ये मतलब कितना टाइम गुजरा, 2-3 दिन के अंदर अंदर वो सारी हवा निकल गई है। ट्रंप ने चाइना से टैरिफ वापस ले लिए। टेक की जो इंपोर्ट्स हैं, जो सारी गेम ही टेक की है, टेक से जो सारे टैरिफ्स हैं उनको वापस ले लिया। और पहले दिन से अगर आप नोट करें, जिस दिन ये ट्रेड वॉर का आगाज हुआ है, हम आपको बता रहे हैं कि ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो हकीकत से दूर हैं। ना वो मिडिल ईस्ट को सही समझ पा रहा है, ना वो ये सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को सही समझ पा रहा है। अमेरिका के अंदर कितनी तनकीद हो रही थी, ठीक है, तो ट्रेड वॉर में नाकामी हो गई। और इसी तरह आप देखिएगा मिडिल ईस्ट के अंदर भी ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, हूतीज के ऊपर जंग लॉन्च करना, गजा में ये जारियत की ग्रीन लाइट देना, मुकम्मल तौर पर ट्रंप इसके अंदर भी फेल होने जा रहा है। और अगली बात भी सुन लीजिए, और कमाल है वैसे, मतलब अमेरिका दुनिया को तबाह करता रहा है और अब जिससे अमेरिका ने पंगा लिया है ना, इसको हम यही कहेंगे कि अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। और वैसे भी नाज़रीन, जब कोई ताकतवर से कोई टकराता है ना तो मजलूमों को देखकर वैसे ही तस्कीन मिलती है। तो अब अमेरिका ने जिसके ऊपर जंग लॉन्च की है ना, उसको अपना दिफा करना आता है। वो लिबिया और इराक नहीं है, वो चाइना है। अब अगली बात सुन लीजिए, चाइना ने थ्रेट किया है कि अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं हटा तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो मार्केट है
उसमें 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, फ्लड करने जा रहे हैं हम दुनिया की तमाम मार्केट्स को। यानी चाइना हर मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट तो करता है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उस सब के साथ हम एक्स्ट्रा 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जो चीप प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के तमाम मार्केट्स के अंदर फ्लड करने जा रहे हैं। तुम्हें ट्रेड वॉर लड़ने का बड़ा शौक है ना, ठीक है, तो आओ हम लड़ते हैं ट्रेड वॉर और तुम्हें दिखाते हैं कि ट्रेड वॉर होती क्या है और कैसे लड़ी जाती है। अब तुम्हें बड़ा शौक है तो ये ट्रेड वॉर हमने लॉन्च नहीं की है, लेकिन हमें अपने इंटरेस्ट का जो है वो दिफा करना आता है। और चाइना के प्रेसिडेंट ने जो पहली स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि नुकसान दोनों का होगा, तबाही बहुत आएगी, लेकिन हमें अपना दिफा फिर करना आता है। अगर हमारे पर यह जंग लॉन्च कर दी गई है तो हमारी नेशन डरी हुई नहीं है, वो पूरी तरह से सामना करेगी। और अभी वहां से स्टेटमेंट आ रही है कि हम पूरी दुनिया की मार्केट फ्लड करने जा रहे हैं। उससे होगा क्या? अमेरिकन कंपनीज का पूरी दुनिया से सफाया हो जाएगा, एक भी खरीदार नहीं बचेगा, पूरी दुनिया से अमेरिकन कंपनीज का सफाया हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, मार्केट के अंदर जब सस्ती प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो कीमतें गिर जाएंगी। सबसे सस्ती तरीन चाइनीज प्रोडक्ट्स होंगी, ऑलरेडी एक सप्लाई और डिमांड बैलेंस उसमें है। अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो कीमतें गिर जाएंगी, तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा? ठीक है ना, बाकी कंपनीज का भी नुकसान होगा, लेकिन मेन जंग तो अमेरिका के साथ है ना, तो फारिग, ठीक है, अमेरिकन कंपनीज फारिग दुनिया के मार्केट से। ये जनाब चाइना। और इसके ऊपर इकोनॉमिक टाइम्स ने क्या खूब लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है, फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड वॉर 3, द फाइनेंशियल वर्ल्ड वॉर इज कमिंग, चाइना की इस थ्रेट के ऊपर। तो इसको आगे चलकर हम तफसीली डिस्कस करेंगे। तो बात नज़ीर यह है कि जो इस वक्त के फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, ईस्ट का हमें राइज होता हुआ नजर आ रहा है, इस्लामी दुनिया की कुछ ताकतें इमर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, और नेतन्याहू फॉल करता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल डिफीट होता हुआ नजर आ रहा है। वाज़ेह तौर पर वो फैक्टर्स, वो एविडेंसेस हमारे सामने हैं। अल्टीमेटली तो 100% कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ये हमारे सामने आ रही है। ट्रंप को कितनी बड़ी शिकस्त है वो चाइना के सामने। एक कॉल चाइना ने नहीं की, ट्रंप इंतजार करता रहा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से बाकायदा मैसेज भेजा गया चाइना को कि चाइनीज प्रेसिडेंट जब वो ट्रंप को कॉल करें तो हम रिलीफ दे देंगे। चाइनीज प्रेसिडेंट ने कॉल नहीं की और आखिरकार ट्रंप को अपने टैरिफ वापस लेना पड़े। कितनी बड़ी ये हजीमत है, ठीक है ना। मतलब ये सुपर पावर रह गई है। मतलब सुपर पावर ऐसे फैसले करती है, सुपर पावर इस तरह से खड़ी रहती है और या इस तरह से पीछे हटती है। तो इसका मतलब कि चीजें ना उनके कंट्रोल में हैं, ना ट्रंप के जो फैसले हैं वो हकीकत पर मुबनी हैं, बल्कि वो बैकफायर हो रहे हैं, पीछे हटना पड़ रहा है। आप जरा देखिए, ग्रीनलैंड में वो कमांडर मुस्ताफी हो गए, यूक्रेन के अंदर एम्बेसडर मुस्ताफी हो गए ट्रंप इंतजामिया से इख्तलाफात की वजह से। तो इट्स मीन के उसके अपने लोग भी इसको बैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके फैसले जो है वो किस तौर पर इंप्लीमेंटेबल है ही नहीं, और जो है ना वो हकीकत से दूर है। और ये मिडिल ईस्ट के अंदर यही नतीजा निकलेगा, आज निकले, कल निकले, परसों निकले। अब हम जरा ईरान के हवाले से बात करते हैं, जो हेडलाइंस वहां से सामने आ रही है। देखिए, इससे पहले ओमान के सोर्सेज से मीडिया रिपोर्ट सामने आई, लेकिन अब हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज से खबर है कि क्या बात हुई है, क्या इंटेंशंस थी। बुनियादी तौर पर यह मीटिंग ये थी कि ईरान जान सके कि अमेरिका के इंटेंशंस क्या है। बुनियादी ये मीटिंग, इसमें ये चीज़ तय होना थी कि कोई सीरियस बात की जाती है, क्या वही एग्जैजरेटेड डिमांड्स की जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई सीरियसनेस नहीं है अमेरिका में। ठीक है, मुज़ाकरात तो करने हैं ना, बहरहाल तो बैठना तो है, लेकिन ये जज करना था कि किस तरह मामला जा सकते हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद बताया है क्या बात हुई है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। आई वुड से हिस्टोरिक, गेम चेंजिंग एंड टर्निंग पॉइंट, और बॉम्ब शेल है जो इस वक्त इजराइल के ऊपर गिरा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जो इन्वायरमेंट था, जो एटमॉस्फेयर था, वो बड़ा पॉजिटिव था और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जब वो बातचीत हुई, कोई इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई, कोई एग्जैजरेटेड डिमांड्स हमारे सामने नहीं रखी गई। ठीक है, और अगली बात सुन लीजिए, नेतन्याहू को नींद नहीं पड़ने वाली है। अगली बात यह हुई है कि जब टॉक्स खत्म हो गई, 2.5 आवर्स ये टॉक्स जारी रही। इससे पहले खबर यह आई थी कि 1 घंटा नहीं, 2.5 आवर्स ये टॉक्स जारी रही। जब दोनों हॉल से वफद बाहर आए, एक ही बिल्डिंग थी लेकिन डिफरेंट 2 हॉल से, इनडायरेक्ट टॉक्स ऐसे ही होती हैं। तो जब ये दोनों टॉक्स खत्म होने के बाद बाहर आ रहे थे, तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर की मौजूदगी में अमेरिकन डेलीगेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर चंद मिनट के लिए डायरेक्ट मुलाकात हुई। स्टीव विटकॉफ और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की चंद मिनट के लिए डायरेक्ट मुलाकात हुई है। यानी आप कह लेना कि 2.5 आवर्स बातचीत होती रही, अच्छा एटमॉस्फेयर था,
अमेरिका से भी अच्छी प्रपोजल भेजा गया, ईरान से भी अच्छी बात हुई, तो मतलब एक जिसको कहते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी मोहब्बत बढ़ी, तो उन्होंने कहा चलो चलते चलते जब वो डायरेक्टली एक सलाम दुआ भी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टीव विटकॉफ की रिक्वेस्ट के ऊपर ये डायरेक्ट एक हल्की सी सलाम दुआ हुई चंद मिनट के लिए, ठीक है ना। और इसमें स्टीव विटकॉफ की जानिब से डायरेक्टली ये कन्वे किया गया, क्योंकि मिसट्रस्ट है ना, मतलब कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो ट्रस्ट बिल्डअप। एक खबर भी आई थी जो हमने आपके सामने रखी थी, क्योंकि बहुत सारी डायमेंशंस है ना, कि ये स्टीव विटकॉफ ने टकर कार्लसन के इंटरव्यू के अंदर कहा था कि ट्रंप जो है वो ईरान के साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है। तो स्टीव विटकॉफ जो है इन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को कन्वे किया कि हम कोई जंग नहीं चाहते, हम तो आपके साथ एग्रीमेंट चाहते हैं, ठीक है। और ये पता नहीं प्यूटन ने वहां से क्या फक्की दी है, ठीक है, कि वो तो सारा मामला को ना इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, ना एग्जैजरेटेड डिमांड्स हैं, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं हम जंग नहीं चाहते, हम तो जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं। और ये प्यूटन से होकर आ रहे हैं, 4 घंटे इनकी वहां पर मुलाकात रही है। मैं आपको बताऊं कि नाज़रीन, अगर आप मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री से वाकिफ हैं, अगर आप ये ईरान के हवाले से सारी हिस्ट्री जो इजराइल करता रहा है, जो अमेरिका करता रहा है, कितनी कोशिशें हुई हैं ईरानियन इस्लामिक रिजीम को गिराने के लिए, न्यूक्लियर को तबाह करने के लिए, इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। आप हिस्ट्री में चले जाएं, कोई इस्लामी दुनिया की एक गवर्नमेंट नहीं है जिसने स्टैंड लिया हो अमेरिका के खिलाफ और वो कायम रही हो। ओनली गवर्नमेंट जो है वो ईरानियन रिजीम है, और इससे पहले बशार अल-असद, और वो आप देख लें कि वो भी गिर चुके हैं, तो कोई नहीं बचा। तो इस सारे अगर आप पस मंजर को जानते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो टॉक्स हुई हैं इसकी कितनी ज्यादा जो है अहमियत है। और अभी हमला हुआ, सुबह हमला हुआ, शाम हमला हुआ, और नतीजा ये निकला है, ठीक है ना। और कुछ हेडलाइन जरा देखिए। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, वी हेल्ड इनडायरेक्ट टॉक्स विद वाशिंगटन फॉर 2.5 आवर्स, एंड ये लाइन सुनने वाली है, ये ईरान बात कर रहा है अमेरिका के हवाले से। Washington has made great efforts to prove its seriousness in the talks। मतलब बदल गया, सब कुछ बदल गया है। ईरान जहां पर ये मरगबा अमेरिका के नारे जो है वो लगते हैं, सबसे बड़ा फेमस वहां का नारा है, वो ईरान क्या बात कर रहा है कि वाशिंगटन हैज मेड ग्रेट एफर्ट्स। क्या जबरदस्त काविश जो है वो अमेरिका की जानिब से की गई है, क्या जबरदस्त सीरियसनेस जो है वो संजीदगी दिखाई गई अमेरिका की जानिब से नतीजे पर पहुंचने के लिए। The next round of Iranian-US talks will be devoted to discussing the general framework for the possible agreement। एग्रीमेंट होने जा रहा है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक, और टॉक्स अगले हफ्ते दोबारा होंगी, जिसके अंदर एक जनरल फ्रेमवर्क जो है डिस्कस किया जाएगा। एक आरसी एग्रीमेंट जिसको बाद में परमानेंट, उसका फ्रेमवर्क अगले हफ्ते होने जा रहा है। The talks took place in a positive atmosphere based on the principle of mutual respect। तेहरान एंड वाशिंगटन एग्री टू कंटिन्यू टॉक्स नेक्स्ट वीक। देखिए बात नाज़रीन यह है कि ये अमेरिका है, उसके पीछे इजरायली लॉबी है, हतमी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, इस्लामी दुनिया को पीस की जरूरत है, सीज फायर की जरूरत है, वक्फा अमन की जरूरत है। इस वक्फा अमन के अंदर इस्लामी दुनिया तरक्की करेगी, इस्लामी दुनिया नॉलेज, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस, इसके ऊपर काम करेगी, और जब वो अपनी ग्लोरी को दोबारा हासिल करेगी। अभी आप देखिए ईरान से क्या खबर सामने आ रही है। अभी ईरान से खबर ये आ रही है कि उन्होंने स्किन कैंसर का जो क्योर है वो डिस्कवर कर लिया है, उसकी मेडिसिन अब वो खुद बनाएंगे। तो देखिए जब जंग लॉन्च हो जाती है तो लड़ना तो होता है, लेकिन आप कितने साल पीछे चले जाते हैं, कितनी आपको तबाही देखना पड़ती है, कितनी जाने जाती हैं। जंग प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी सीज फायर है, प्रायोरिटी पीस है। लेकिन जब इजराइल की जानिब से जंग लॉन्च की जाती है तो फिर लड़ना तो पड़ता है। लेकिन अगर कोई रास्ता अमन है, अगर कोई रास्ता सीज फायर की तरफ जा रहा है, अगर वो पीस की तरफ जा रहा है, तो यही प्रायोरिटी है, ये इसी को तमाम इस्लामी दुनिया की जो सियासी लीडरशिप है वो इसको सपोर्ट कर रही है। और यही देखिए इस्लामी दुनिया जो है वो बड़े मुश्किल टाइम से गुजरी है पिछली सदी से लेकर, और देखिए कि वो गुलामी के अंदर है, ठीक है ना। आप देखिए 57 इस्लामी मुल्क और एक छोटा सा इजराइल, क्या हैसियत है इन 57 इस्लामी मुल्कों की, क्यों आप गुलामी के अंदर है। तो सियासी लीडरशिप इस बात को अब समझ चुकी है कि वक्फा अमन ही अब हमारी जरूरत है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और जो दुनिया के उसूल हैं, जो दुनिया की हकीकतें हैं, ठीक है, उसको समझ कर जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। और अगर आप देखें तो जैसे हम टर्की की बात कर रहे हैं, वहां पर फाइटर जेट्स, वहां पर वॉरशिप्स, ईरान एक बड़ी अस्करी ताकत है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इंडोनेशिया, चीन के साथ बात आगे बढ़ रही है। तो इसमें ये जो इस्लामी मालिक हैं ये और ज्यादा ताकतवर होंगे। और अगर आप नोट करें तो इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता।
इसराइल जंगे मुसल्लत करना चाहता है। और आप नोट करें, इसराइल जंग खुद नहीं लड़ता। क्या इराक में इसराइल गया? क्या शाम के अंदर इसराइल गया? क्या लीबिया में इसराइल गया? अफगानिस्तान में इसराइल गया? नहीं, वो अमेरिका को आगे करता है और इन मुल्कों में उसको भेजकर इन मुल्कों को तबाह कर देता है। ठीक है, खुद वो सिर्फ फलस्तीनी औरतों और बच्चों से लड़ सकता है, ठीक है, और वहां पर भेजता है अमेरिका को, तो कोई फायदा नहीं है। तो ईरान भी यही बात उनको कन्वे कर रहा है अमेरिका को कि इसके जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा कि अमेरिका जरा होश के नाखून ले, इसराइल की जंग का हिस्सा ना बने, तुम्हारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर चले जाएंगे। अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हुई तो फिर ये जान लो कि हमें अपना दिफा करना आता है। ठीक है, तो तबाही आएगी, नुकसान होगा, लेकिन फिर ईरान लड़ेगा, आखिरी हद तक लड़ेगा, और वो इस तरह से लड़ेगा, इस बात को यकीनी बनाएगा कि अमेरिका फिर यहां से जीत कर निकले। तो यही बात वो उनको कन्वे कर रहे हैं। और रशिया ये कन्वे कर रहा है अमेरिका को कि भाई आप हमसे सुलह कर रहे हैं, ईरान से आप जंग कर रहे हैं, तो वहां भी तो हमने ही होना है, हम ईरान से पीछे नहीं हट सकते, हम एक अहद दे चुके हैं, तो हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी है, हमारा एक ट्रस्ट है, फिर हमारा इत्तेहादी कौन बनेगा कि जब मतलब किसी के ऊपर जंग लॉन्च हो जाएगी तो हम पीछे हट जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस बुनियाद के ऊपर कोई लॉजिकल रीजन नहीं है अमेरिका के लिए। और खुद ट्रंप सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर तनकीद करते हुए आया है कि जंगे, मिडल ईस्ट की जंगे, और उसके लिए कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, अंदरूनी प्रेशर भी है। तो अल्टीमेटली 100% क्या होगा हम कुछ कह नहीं सकते। इजरायली लॉबी है, नेतन्याहू है, इनके सारे घिनौने खेल हैं, ट्रंप इंतजामिया ज़ायनिस्टों से भरी पड़ी है, हतमी तौर पर क्या होगा। लेकिन इस वक्त की ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और ये इस बात का सबूत भी है कि अमेरिका ने अगर कोई मिसकैलकुलेशन की तो ये अमेरिकी एम्पायर की आखिरी जंग साबित होगी। और अगली सुनिए, एक तरफ ये सारा मामला नेतन्याहू के ऊपर बॉम्ब शेल की तरह गिरा है, और दूसरी तरफ क्या हुआ है कि अल कसाम ब्रिगेड ने एक और वीडियो जारी कर दी है और अमेरिकन कैदी की पहली वीडियो ट्रंप के नाम जारी की गई है। जरा हेडलाइन देखिए, वो अमेरिकन कैदी अलेक्जेंडर कह रहा है, एड्रेसिंग ट्रंप, व्हाई डिड यू बिलीव द लाइज ऑफ नेतन्याहू, तुम नेतन्याहू के झूठों के ऊपर क्यों बिलीव कर रहे हो? वी रियली बिलीव वी आर गोइंग होम डेड, हमें अब यकीन हो चुका है तुम्हारे इस फैसले के बाद कि हम घर जब जिंदा नहीं जाएंगे। देयर इज नथिंग टू से, कुछ कहने को बाकी नहीं है। देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं बची। आई एम कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ द डिस्गस्टिंग वर्ल्ड एंड डिस्गस्टिंग इजरायली गवर्नमेंट। फिर उसने कहा, आई हर्ड 3 weeks ago that Hamas was ready to release me, but you refused and let me go. हमास मुझे छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तुम्हारी फैसले की वजह से जो तुमने नेतन्याहू को ग्रीन लाइट दी, मेरी रिहाई जो है वो रुक गई। ट्रंप, आई बिलीव्ड यू वुड सक्सीड इन गेटिंग मी आउट ऑफ हियर अलाइव। आखिर में उसकी आखिरी लाइन ये थी कि मैं फिर भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि ट्रंप, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे यहां से अलाइव जो है वो निकालोगे। तो बड़ा दर्द भरा मैसेज है वो उनकी जानब से जारी किया गया है डायरेक्टली ट्रंप को। तो इसके साथ जो ट्रंप के ऊपर प्रेशर और बढ़ने वाला है। अगली बात सुनिए, थाउजेंड्स ऑफ जो मिलिट्री पर्सोनल्स हैं इजराइल के अंदर, वो नेवी, इंटेलिजेंस, इधर उधर सब के सब, थाउजेंड्स ऑफ इंक्लूडिंग पायलट्स, वो रिवोल्ट हो रहा है। ये इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा रिवोल्ट है जो वहां पर हो रहा है। डिवीजन बहुत बढ़ती चली जा रही है और नेतन्याहू के गिर्द घेरा जो वो तंग होता चला जा रहा है। नेतन्याहू इसको कितनी देर जो बर्दाश्त कर सकता है? जुडिशरी भी, मिलिट्री भी, पब्लिक भी, प्रोफेसर्स भी, डॉक्टर्स भी, एक एक तबके से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये स्टैब्लिश हो रहा है कि दैट वॉर इज जस्ट फॉर नेतन्याहू पॉलिटिकल पर्पस। इस स्टेट ऑफ इजराइल मजबूत नहीं हो रही है, गजा पर कब्जा करके भी स्टेट ऑफ इजराइल मजबूत नहीं होगी, बल्कि एक और नए इरा की जंग जो है शुरू हो जाएगी, जिसका इख्तिताम इजराइल के इख्तिताम पर होगा। और दुनिया आप देखिए कि कैसे इजराइल के हवाले, सबसे बड़ी बात है ये जहां भी दुनिया में जा रहे हैं, इनका दुनिया कैसे इस्तकबाल कर रही है। और आलमी अदालत की वो हेयरिंग भी दोबारा शुरू हो चुकी है, फ्रांस रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। हेडलाइन देखिए, नेतन्याहू's twice public outburst within 24 hours criticizing and attacking thousands of Air Force, Navy and military intelligence officers, soldiers who accused him and prolonging the war for personal and political ends. नेतन्याहू जंग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जारी रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। ये वो सोल्जर्स बाहर निकल आए। एंड डिमांडिंग स्टॉपिंग द वॉर रिफ्लेक्ट द लार्जेस्ट रिबेलियन, सबसे ये बड़ी बगावत है विद इन द इजरायली आर्मी इन द हिस्ट्री ऑफ द ऑक्यूपाइंग स्टेट। इजरायली ऑक्यूपाइंग स्टेट की ये तारीख की सबसे बड़ी बगावत है जो अंदरूनी तौर पर हो रही है। तो यहां टर्की में मुलाकात हुई, OIC अरब मीटिंग हुई, और जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी वाशिंगटन से होकर आ रहे हैं। इजिप्ट में मुज़ाकरात जारी हैं, स्टीव विटकॉफ मिडिल ईस्ट में मौजूद है, ईरान के साथ टॉक्स आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जब वो नतीजा खेज साबित होंगी और नेतन्याहू और इजराइल अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आखिर में हम अगर ट्रेड वॉर की बात करें तो बहुत बड़ी नाकामी हुई है।
बड़ी हजीमत उठाना पड़ी है, ट्रंप को बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा है। ट्रंप के जो खोखले नारे हैं वो और एक्सपोज हुए हैं, और ट्रंप देखिए अपने आप को सबसे ज्यादा ज़हीन, सबसे ज्यादा विजडम वाला, सबसे वो बंदा जो अमेरिका को ग्रेट अगेन कर रहा है। और पिछला वो बाइडेन भी खराब था, ओबामा, सबके सब खराब थे, वो अपने आप को सबसे ज्यादा मतलब काबिल तरीन और वो बंदा जो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है और सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन सदर, ऐसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था। नतीजा क्या निकला? दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए, पीछे हटना पड़ा। वो हकीकत से दूर थे, मतलब समझ ही नहीं है। मतलब आप देखें ना, ट्रंप इस हवाले से भी एक्सपोज हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन में वो फैसले कर रहा है और हकीकत से दूर फैसले कर रहा है। दुनिया के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए, पीछे हटना पड़ा। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, पीछे हटना पड़ गया। इससे बड़ी कोई हजीमत हो सकती है? एक कॉल नहीं की चाइना ने। आप जरा भाई, डिक्लाइन ऐसे ही होता है ना, ये कोई आपके सामने खड़ी इमारत नहीं होती जिसकी एक एक ईंट आपको गिरती नजर आए। ये एम्पायर यही कोलैप्स होता है जो हमारे सामने हो रहा है। चाइना की एक कॉल नहीं आई ट्रंप को, और 3 दिन में ट्रंप की हवा निकल गई और उसने जनाब जो है वो टैरिफ वापस ले लिए। और इस दरमियान क्या हुआ? $9 ट्रिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गए। और जो सबसे बड़ा उसने नुकसान करवाया, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ये हुआ कि अमेरिकी करेंसी, अमेरिकी बॉन्ड्स, उसके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया। सेफ हेवन वाला जो स्टेटस है वो खत्म हो गया। इत्तेहादी जो है उनका ट्रस्ट अमेरिका के ऊपर खत्म हो गया। फिर टैरिफ वॉर एक है ना, यूरोप के ऊपर वॉर लॉन्च की गई तो इत्तेहादियों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हुआ। जापान का, साउथ कोरिया का, ऑस्ट्रेलिया का वॉर लॉन्च किया ना, ट्रेड वॉर इसको कहते हैं, तो इत्तेहादियों के ऊपर लॉन्च कर दी। इसका मतलब आप उनके लाखों लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, इकोनॉमी हिट करके आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज है इसमें भी कुछ हासिल नहीं होगा। और यहां पर जो नाकामी आई है उसके बाद जो है वो इसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट के हवाले से हमको जल्द फैसला जो है वो हम देख सकेंगे। अब इसके चांसेस हाई हैं। यहां पर नाकामी, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी और मिडिल ईस्ट में चूंकि कोई रिजल्ट नहीं है, हुतीज मिसाइल मार रहे हैं, उनके ऊपर ये क़यामत तक भी बमबारी करते रहे ना, हुतीज इनके ऊपर आगे से मिसाइल मारते रहेंगे। उनको वो कई सालों से बमबारी ही बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है हुतीज को हराना। हिजबुल्लाह एक मसलहत के तहत मौजूद है, मैन पावर, वेपन उनके पास हैं, हमास के पास 40,000 फाइटर्स हैं, ठीक है। और ये जो इन्होंने जुल्म किया है, ये क्या ये इनके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी लेकर आएगा? आप इतना बड़ा वायलेंस कर देते हैं, तो वायलेंस जनरेट्स वायलेंस, नॉट पीस, ठीक है। तो ये इस तरह मामला चलने वाला नहीं है। अब जितनी भी इंपोर्ट्स आती हैं चाइना से टेक की, यानी स्मार्टफोन्स, यानी कि लैपटॉप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा जो है वो उसने एग्जेम्प्ट कर दिया है टैरिफ को। और यही तो मेन चीज है जो चाइना से आती है। तो भाई जूते और कपड़ों का क्या मसला है? सारा मामला टेक ही का है। और देखिए जो आईफोन है वो चाइना ही से आता है, वहां पर उनके प्लांट्स लगे हुए हैं और उसकी कीमत जब वो $2,000 से ऊपर चली गई थी, वैसे $400 का मिलता है, 2000 से ऊपर चला गया था, ठीक है। तो आईफोन के जो वो नीचे गिरे, बाकी कंपनीज जो अमेजॉन है उनके जो शेयर्स हैं वो नीचे गिरे। ये सारा सामान जो वो चाइना से आ रहा था। तो मेन जो चाइना प्रॉफिट कमाता है वो इसी चीज के ऊपर कमाता है, टेक के ऊपर, और वो एग्जाम्प्ट हो गया है। तो यहां पर मतलब सरेंडर हुआ है, अमेरिका की जानब से बकायदा सरेंडर हो गया। ट्रंप एग्जाम्प्ट टेक फ्रॉम चाइना टैरिफ्स, एप्पल ब्रीथ अ साय ऑफ रिलीफ। एंड फिर वो जो बाकी हेडलाइंस है, इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, फॉरगेट अबाउट वर्ल्ड वॉर 3, वी आर हेडेड फॉर अ फाइनेंशियल वर्ल्ड वॉर, China's 1.9 trillion retaliation looms as Trump's trade war heats up, sparking fears of global economic meltdown. China threatens to unleash $1.9 trillion tsunami on the world in down-out tariff warfare with the US. The tsunami is coming. New York Times. China's global exports are just getting started. अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है. The tsunami is coming. China's global exports are just getting started. तो इस तरह चाइना ने सामना किया है। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसने ये वाजे कर दिया है कि अमेरिका को इसमें कोई जीत नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करवाया जंगों से, जितनी वो जंगें और करेगा इस एम्पायर का और ज्यादा डिक्लाइन जो है वो तेज होगा। अब ट्रेड वॉर करके भी देख ली, मिडिल ईस्ट के ऊपर जंग लॉन्च करके भी देख ली, अब क्या करेगा? अब क्या डायरेक्ट चाइना के ऊपर मिलिट्री वॉर जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी, ठीक है। मैं ऑप्शन आजमा लिया ना, ट्रेड वॉर भी कर ली, मिडिल ईस्ट के ऊपर मिसाइल भी मार लिए, तो अब क्या करना है, ठीक है। जो यूरोप के साथ करना था वो भी कर लिया, तो इसके बाद और क्या। और देखिए ना, मतलब ट्रंप की पर्सनैलिटी को रीड करना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या है कि व्हाइट हाउस के अंदर उसने एक पोर्ट्रेट जो कि ओबामा का था उसको हटाकर अपना पोर्ट्रेट लगवाया है।
अच्छा, वो व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा व्हाइट हाउस है, वो कहीं और भी लग सकता था, लेकिन उसने ओबामा का हटाकर वहां पर अपना लगाया। ऐसा कोई अमेरिकी सदर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसने ओबामा का हटाकर अपना वहां पर लगाया। तो एक पर्सनैलिटी भी मतलब आप देखें ना कि कोई वो बात करता है सुबह कुछ और शाम कुछ और, फैसले वो हैं जो उसके अपने जो इंतजामिया के लोग हैं वो हैरान हैं, ठीक है। वो जेडी वैंस ने एग्री नहीं किया यमन वॉर में और कहा कि हम पब्लिक को कन्विंस ही नहीं कर सकेंगे कि ये जंग क्यों जरूरी है। जो यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, अमेरिकन मतलब उनके जो संजीदा लोग हैं, उनके थिंक टैंक्स परेशान हैं और हक्के बक्के हैं, सकते में है कि ये अमेरिका में हो रहा है। स्टूडेंट्स ने जस्ट प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट किया सिर्फ। ये चाइना में नहीं हुआ है, ये रशिया में नहीं हुआ है, ये अमेरिका में हुआ है। इसी बात का तो ववेला वो पिछले 100 साल से मचा रहे हैं कि चाइना जनाब डिक्टेटर है, ये जो रशिया वैसा है। हम एक आज़ाद सोसाइटी है और इस सोसाइटी में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोटेस्ट अलाउ नहीं है, तो पीछे बचा क्या है। और फिर देखिए बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, यूके के कमांडर इन चीफ के बारे में हमने आपको खबर दी थी। जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो दौरा करके आए हैं चाइना का खामोशी के साथ, और दोनों एक ही टाइम पर वहां पर मौजूद थे। मीडिया पर कोई हेडलाइंस नहीं चली। इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट जब यहां पर आ रहा है, देखिए चाइना किसी को धमका नहीं रहा है, चाइना ने कोई जंग लॉन्च किसी पर नहीं किया, ना वो जंगें पसंद करते हैं, ना वो कॉलोनी बनाना पसंद करते हैं। तो मसला क्या है यूरोप को, भाई वो अपनी मार्केट्स खोल रहे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोई अपनी डोमिनेशन का इरादा नहीं रखते हैं। तो अमेरिका तो थ्रेट कर रहा है, अमेरिका कह रहा है कनाडा भी लेंगे, ग्रीनलैंड भी लेंगे, यूरोप को ह्यूमिलिएट कर रहा है। अभी परसों ट्रंप का और स्टेटमेंट आया कि यूरोपीय यूनियन तो बनी हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, इंसल्ट की पूरी तरह से। और वर्ल्ड लीडर्स के बारे में कहा कि दे आर किसिंग माई एस, ये जुबान इस्तेमाल की, ठीक है। तो ये बंदा जो है वो टोटल हकीकत से दूर इसके फैसले हैं। और जो मिडिल ईस्ट की जंग है उस पर भी आपको रिजल्ट्स उम्मीद है कि जल्द नजर आएंगे। बहरहाल ये इस वक्त की तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की, आपने राय जरूर करें। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।